प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 12 हिंदी की पाठ्य पुस्तक वितान भाग 2 के अध्याय 2 में वर्णित साहित्यकार आनंद यादव द्वारा रचित उपन्यास जिसका शीर्षक है जूझ का आगामी एवं अंतिम अंश पढ़ने जा रहे हैं। जूझ के बारे में हम कुछ चर्चा कर रहे हैं। मराठी के प्रख्यात कथाकार डॉक्टर आनंद यादव का बहुचर्चित एवं बहुप्रशंसित यह उपन्यास है। डॉक्टर आनंद यादव का यह बहुचर्चित एवं बहुप्रशंसित आत्मकथात्मक उपन्यास जूझ है, जिसका एक अंश यहाँ हमारी पाठ्य पुस्तक में दिया गया है। इस अंश का आगामी एवं अंतिम भाग आज हम पढ़ रहे हैं। चौथी कक्षा पास कर 5वीं कक्षा में प्रवेश लेने के लिए कथानायक को उसके पिता ने पाठशाला जाने से रोक दिया और खेती के काम पर लगा दिया। जब लेखक चौथी कक्षा पास कर चुका था, चौथी कक्षा पास करने के पश्चात, चौथी कक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात जब लेखक 5वीं कक्षा में पढ़ाई कर रहा था, उस समय लेखक के पिता ने उसे विद्यालय जाने से रोक दिया और खेती के काम में लगा दिया। कथानायक की माँ दत्ताजी राव देसाई के पास गई और अपने बेटे को पढ़ाने के लिए आग्रह किया कि दत्ताजी राव लेखक के पिता को इसको पढ़ाने के लिए राजी हो जाएं, और दत्ताजी राव लेखक के पिताजी को समझा बुझाकर लेखक यानी आनंद यादव को आगे निरंतर पढ़ाई के लिए तैयार हो जाएं। दत्ताजी राव के निर्देश पर लेखक के पिता कथानायक को पाठशाला में भेजने के लिए राजी हो गए तथा लेखक 5वीं कक्षा में पढ़ाई करने लगा। यह हमने भाग 1 में पढ़ लिया था। आइए इससे आगे वाला भाग अब हम आज पढ़ रहे हैं। जूझ लगातार। आनंद यादव द्वारा रचित उपन्यास का यह अंश अब हम पढ़ रहे हैं। दोपहरी भर की कड़क धूप का समय पाठशाला की छाया में व्यतीत हो रहा था। 11 बजे से लेकर 5 बजे तक पाठशाला का समय निर्धारित था और इस प्रकार से जो कड़क धूप का समय था, दोपहर भर के अंदर होने वाली कड़क धूप का जो समय था, अब वह पाठशाला की छाया में व्यतीत हो रहा था। अब इसे खेतीबाड़ी का काम नहीं करना पड़ रहा था और 11 बजे से लेकर 5 बजे तक का समय अब उसे विद्यालय में ही पढ़ाई करते हुए व्यतीत करना पड़ रहा था। गर्मी के 2 महीने आनंद में बीत गए और इस प्रकार गर्मी के 2 महीने जिसमें चिलचिलाती धूप पड़ती है, यह 2 महीने आनंद में बीत गए। फिर से 5वीं में जाकर बैठने लगा और लेखक फिर से 5वीं कक्षा में जाकर पढ़ाई करने के लिए बैठने लगा। फिर से नाम लिखवाने की जरूरत नहीं पड़ी, जैसे कि उसका नाम तो विद्यालय में पहले से ही लिखा हुआ था, फिर से नाम लिखवाने की जरूरत नहीं पड़ी। 5वीं नापास की टिप्पणी नाम के आगे लिखी हुई थी, क्योंकि उसके नाम के आगे 5वीं नापास, नापास से आशय अनुत्तीर्ण होना, यानी वह 5वीं कक्षा में उत्तीर्ण नहीं हुआ था, 5वीं कक्षा में वह नापास था। इसका आशय यह है कि वह 5वीं कक्षा में अनुत्तीर्ण था और यह उसके नाम के आगे लिखा हुआ था। वह 5वीं के ही हाजिरी रजिस्टर में लिखा रह गया था, यानी उसका नाम 5वीं कक्षा के हाजिरी रजिस्टर में ही लिखा रह गया था। पहले दिन कक्षा में गया तो गली के 2 लड़कों को छोड़कर कोई भी पहचान का नहीं था। गली के 2 लड़के ही उसकी पहचान के थे। जैसे ही वह विद्यालय में गया, वहां उसने कक्षा में देखा, वहां पर उसकी पहचान के केवल 2 ही लड़के थे और कोई भी पहचान का नहीं था। मेरे साथ के सभी लड़के आगे चले गए थे, क्योंकि इसके साथ पढ़ने वाले और दूसरे लड़के आगे वाली कक्षाओं में चले गए थे और यह 5वीं कक्षा में ही रह गया था। मेरी अपेक्षा कम उम्र के और मैं जिन्हें कम अकल का समझता था, उन्हीं के साथ अब बैठना पड़ेगा। यह बात कक्षा में पहुंचने पर समझ आई। यह बात कक्षा में पहुंचने पर समझ में आई कि लेखक जिनको कम अकल का समझता था और जो उससे कम उम्र के थे, उन्हीं के साथ अब उसे कक्षा में बैठकर पढ़ाई करनी पड़ेगी। मन खट्टा हो गया, मन उदास हो गया, मन खट्टा हो गया। बाहरी अपरिचित जैसा
एक बेंच के एक सिरे पर कोने में जा बैठा। मास्टर कौन है इसका पता नहीं था, वहां पढ़ाने वाले शिक्षक कौन है इसकी भी जानकारी नहीं थी। पुरानी किताबों और पुरानी कॉपियों का उस कक्षा से कोई संबंध नहीं था, कॉपियों का और पुस्तकों का भी उस कक्षा से कोई संबंध नहीं था। फिर भी लट्ठे के बने थैले में उन्हें ले आया था। फिर भी लेखक लट्ठे के बने थैले में अपनी कॉपियां भी लेकर आया था और अपनी पुस्तकें भी लेकर आया था। बस अड्डे पर कोई लड़का अपनी पोटली संभाले किसी इंतजार में जैसे बैठा होता है, उसी तरह मैं अपनी पढ़ाई की पुरानी धरोहर संभाले बैठा था। और इसके पास में पढ़ाई की पुरानी धरोहर के रूप में इसकी पुस्तकें थी और कॉपियां थी। वह उनको बहुत ही सावधानी से, यानी अपनी पुरानी धरोहर की तरह संभाल कर बैठा हुआ था। क्या नाम है मेहमान, नया दिखाई देता है, या गलती से इस कक्षा में आ बैठे हो। कक्षा के सबसे शरारती चौवाण के लड़के ने सामने आकर खिल्ली उड़ाने के स्वर में पूछा। सबसे शरारती, सबसे अधिक शरारत करने वाला चौवाण का लड़का, उसने इसकी खिल्ली उड़ाते हुए पूछा, क्या नाम है मेहमान, नया दिखाई देता है, या गलती से इस कक्षा में आकर बैठ गया है। इस प्रकार से कक्षा का सबसे शरारती लड़का जो चौवाण का लड़का है, उसने सामने आकर खिल्ली उड़ाते हुए, खिल्ली उड़ाने के स्वर में उससे पूछा। मेरे ध्यान में आया कि मेरी पोशाक भी अजनबी जैसी है। बालूगढ़ी की लाल माटी के रंग में मट मैली हुई धोती और गमछा पहनकर मैं अकेला ही था। और लेखक ने जैसे ही अपनी वेशभूषा की ओर देखा, उसने यह पाया कि उसकी पोशाक भी अजनबी जैसी ही है। बालूगढ़ी की लाल माटी के रंग में यह मटमैली हुई है। मटमैली से आशय है मिट्टी के रंग जैसी हुई है, मिट्टी के रंग जैसी यानी गंदी सी हुई है। और उसका गमछा, गमछा से आशय है पतले कपड़े का तौलिया। और गमछा उसने जो पहन रखा था, उसने जो धोती पहन रखी थी, यह मटमैली सी और गंदी सी दिखाई पड़ रही थी। इस प्रकार मेरे ध्यान में आया कि मेरी पोशाक भी अजनबी जैसी है। बालूगढ़ी की लाल माटी के रंग में मट मैली हुई धोती और गमछा पहनकर मैं अकेला ही था। देखें देखें तुम्हारा गमछा, देखें देखें तुम्हारा गमछा, कहते हुए उसने मेरा गमछा खींच लिया। गया अब मेरा गमछा। और वह जो शैतान लड़का था, उसने देखें देखें तुम्हारा गमछा यह कहते हुए लेखक का गमछा खींच लिया। पूरी कक्षा में इसकी खींचातानी होगी और फट जाएगा। पूरी की पूरी कक्षा मिलकर के इसे खींचेगी और फिर यह गमछा फट जाएगा। मन में मैं यह सोचकर रुआंसा हो गया, लेखक यह सोचकर रुआंसा हो गया कि अब इसके गमछे की खींचातानी होगी और इसका गमछा फट जाएगा। लेकिन वैसा कुछ नहीं नहीं। उस लड़के ने उसे अपने सिर पर लपेट लिया और मास्टर की नकल करते हुए उसे उतारकर टेबल पर रखकर अपने सिर पर हाथ फेरते हुए हुस्स की आवाज की। और जिस प्रकार से शिक्षक अपने सर पर गमछा बांधा करते थे, उस तरीके से उसने भी अपने सिर पर उस गमछे को लपेट लिया और मास्टर की नकल करते हुए उसने उसे उतार कर टेबल पर रख दिया और अपने सिर पर हाथ फिराने लगा। हाथ फिराते हुए वह हुस्स की आवाज उत्पन्न करने लगा। इतने में मास्टर आ गए और वह गुंडा झट से अपनी जगह पर जा बैठा। और वह जो गुंडा यानी उसका तौलिया खींचकर, उसका गमछा खींचकर उसे परेशान कर रहा था, उसके साथ शरारत कर रहा था, जैसे ही कक्षा में मास्टर आए, शिक्षक आए, वह गुंडा झट से अपनी जगह पर जा बैठा। मेरा गमछा टेबल पर ही रहा। पहले दिन ही इस घटना ने मेरे दिल की धड़कन बढ़ा दी। जैसे ही पहले दिन यह घटना घटी, एक शरारती लड़के ने मेरा गमछा ले लिया और उसके साथ खींचातानी करनी शुरू की, तो इस घटना ने मेरे दिल की धड़कन बढ़ा दी और छाती में धक धक होने लगी। रण नवरे मास्टर कक्षा में आए। टेबल पर मटमैला गमछा देखकर उन्होंने पूछा, किसका है रे?
उन्होंने पूछा कि यह गमछा किसका है? मेरा है मास्टर, मेरा है गुरुजी। मैंने जवाब दिया। तू कौन है? शिक्षक ने पूछा, तू कौन है? मैं जकाते पिछले साल फेल होकर इसी कक्षा में बैठा हूं। मैं पिछले साल भी इसी विद्यालय में पढ़ता था, लेकिन मैं फेल हो गया और इसी कारण से मैं कक्षा 5 में पढ़ रहा हूं। गमछा ले जा पहले। उसने छड़ी से मेरा गमछा उठाकर नीचे डाल दिया। मैं उसे उठाने गया तो कहा, यहाँ क्यों रखा है मूर्खों की तरह? और शिक्षक ने मुझसे पूछा कि यहाँ टेबल पर मूर्खों की तरह गमछा क्यों रखा है? मैंने नहीं रखा मास्टर, उस लड़के ने मेरे सिर से छीन लिया और यहाँ रख दिया है। यह चौवाण का बच्चा बिना बात के उठक पटक करता है। कहते हुए मास्टर उस लड़के की ओर चले गए और मास्टर ने भी शरारत करने वाले चौवाण के बच्चे को उठा पटक करने वाला बताते हुए कहा और उस लड़के की ओर मास्टर यानी शिक्षक चले गए। मास्टर ने मेरे बारे में और भी पूछताछ की और वामन पंडित की कविता पढ़ाने लगे। और शिक्षक ने थोड़ी बहुत पूछताछ की और उसके पश्चात वामन पंडित की कविता वे पढ़ाने लगे। बीच की छुट्टी में मेरी धोती की काछ उस लड़के ने 2 बार खींचने की कोशिश की। वह जो शरारती लड़का था, चौवाण का लड़का था, बार बार मुझे परेशान कर रहा था। और इस प्रकार से लेखक कहते हैं कि बीच की छुट्टी में उसने मेरी यानी लेखक की धोती की कांच से आशय है धोती की लांग को 2 बार खींचने की कोशिश की, लेकिन मैं फिर दीवार की तरफ पीट करके जा बैठा तो पूरी छुट्टी होने से पहले उठा ही नहीं। बार बार जब उसकी धोती की कांच वह शरारती लड़का खींचने लगा तो लेखक उससे परेशान होकर दीवार के सहारे सटकर बैठ गया। और जब तक स्कूल की छुट्टी नहीं हुई, विद्यालय से छुट्टी नहीं हुई, पाठशाला से छुट्टी नहीं हुई, तब तक वह दीवार के सहारे सटकर ही बैठा रहा। खिलौनों के लिए बनाए गए कोआ के बच्चे को खुले में रख देने पर जैसे कोए चारों ओर से उस पर चोंच मारते हैं, वैसा ही मेरा हाल हो गया। जिस प्रकार खिलौनों के रूप में बनाए गए कोआ के बच्चे को यदि खुले में रख दिया जाए तो बहुत सारे कोवे उसके चारों ओर से उस पर चोंच मारते रहते हैं, मंडराते रहते हैं, और वैसा ही हाल मेरा हो गया। लेखक कहते हैं कि उसी प्रकार का हाल मेरा विद्यालय में हो गया। मेरी ही पाठशाला मुझे चोंच मार मार कर घायल कर रही थी। मेरी ही पाठशाला से आशय है मेरी ही पाठशाला में मेरी ही कक्षा में पढ़ने वाले विद्यार्थी मेरे साथ में शरारत कर रहे थे। मेरी पाठशाला मुझे चोंच मार मार कर घायल कर रही थी। घर जाते समय सोच रहा था कि लड़के मेरी खिल्ली उड़ाते हैं, धोती खींचते हैं, गमछा खींचते हैं, तो इस तरह कैसे निभा होगा। और वह लड़कों द्वारा की जा रही शरारत के बारे में सोचता है कि यदि लड़के उसकी लगातार खिल्ली उड़ाते रहेंगे, उसकी धोती खींचते रहेंगे, उसका गमछा खींचते रहेंगे, तो इस तरह कैसे निभा होगा। नहीं जाऊंगा ऐसी पाठशाला में जहां उसके साथ लगातार शरारत होती हो, वह ऐसी पाठशाला में पढ़ने नहीं जाएगा। मेरी ही पाठशाला मुझे चोंच मार मार कर घायल कर रही थी, और इस प्रकार ऐसी पाठशाला जो किसी विद्यार्थी को परेशान करे, घायल कर दे, तो ऐसी पाठशाला में कोई भी विद्यार्थी जाना पसंद नहीं करेगा। इससे तो अपना खेत ही अच्छा है, चुपचाप काम करते रहो। गली के 2 ही लड़के हैं कक्षा में, वे भी मुझसे भी कमजोर हैं, वे क्या मदद करेंगे। कक्षा में 2 ही लड़के हैं मेरी जान पहचान के, जो मेरी गली के पास में रहने वाले हैं। उनका स्वास्थ्य भी ज्यादा ठीक नहीं रहता, शारीरिक रूप से भी वे दोनों कमजोर हैं। यदि किसी प्रकार की कोई बात हो गई तो वे दोनों लड़के भी मेरी किस प्रकार से मदद कर पाएंगे। मन उदास हो गया। 4वीं से 5वीं तक पाठशाला अपनी लगती थी, लेकिन अब वह एकदम पराई पराई जैसी लगने लगी है। यहाँ पर लेखक का यह कहना है कि यदि विद्यार्थियों को पाठशाला में अपनत्व का भाव मिलता है, उनके साथ में अपनापन और सहयोग का भाव उन्हें प्राप्त होता है, तो पाठशाला उनको अपनी अपनी सी लगती है। लेकिन जहाँ पर पाठशाला में बच्चों के साथ में शरारतें होती है, उनको परेशान किया जाता है,
तब वही पाठशाला जो उनको कभी अपना अपनी सी लगती है वह उन्हें पराई पराई जैसी लगनी लग जाती है। लेखक इन पंक्तियों के माध्यम से कहता है कि कक्षा 4 तक तो यह विद्यालय उसे अपना सा लगता था, लेकिन कक्षा 5वीं में ऐसे बच्चे जो उसके साथ शरारत करते हैं, उसकी खिल्ली उड़ाते हैं, उसका गमछा खींचते हैं, उसकी धोती की कांच खींचने का प्रयास करते हैं, इस प्रकार से की जाने वाली शरारतों को देखते हुए वह कहता है कि यह विद्यालय 5वीं कक्षा में तो एकदम पराया पराया जैसे लगने लगा है, अपना वहां कोई भी नहीं है। सवेरे हो जाने पर मैं उमंग में था, फिर से पाठशाला चला गया। अगले दिन फिर मैं उठा और उमंग में भरकर मैं पाठशाला में चला गया। माँ के पीछे पड़कर एक नई टोपी और 2 नाड़ी वाली चड्डी मैलखाऊ रंग की 8 दिन में मंगवा ली। और इस प्रकार से लेखक ने एक तो नई टोपी मंगवा ली और 2 नाड़ी वाली चड्डी जो मैलखाऊ रंग की थी। मैलखाऊ रंग से मतलब है जिसमें मैल न दिखाई दे, ऐसे रंग जिसमें मैल छुप जाए, मैल दिखाई नहीं दे, मैलखाऊ रंग की 8 दिन में इस प्रकार की एक टोपी और एक चड्डी, 2 चड्डियां उसने मंगवा ली। इस प्रकार से मां के पीछे पड़कर एक नई टोपी और 2 नाड़ी वाली चड्डी मैलखाऊ रंग की 8 दिन में मंगवा ली। चड्डी पहनकर पाठशाला में और धोती पहनकर खेत पर जाना शुरू हुआ। लेखक ने धोती पाठशाला में पहननी बंद कर दी क्योंकि बच्चे शरारत करते हुए उसकी धोती की कांच खींच लेते थे। यहां पर उसने अब चड्डी पहनना शुरू कर दिया और धोती पहनना बंद कर दिया। अब वह चड्डी पहनकर पाठशाला जाता और धोती पहनकर अब वह अपने खेत पर जाता। धीरे धीरे लड़कों से परिचय बढ़ गया। मंत्री नामक मास्टर कक्षा अध्यापक के रूप में बीच में आए। कक्षा अध्यापक के रूप में मंत्री नामक मास्टर जी आए। वे प्राय छड़ी का उपयोग नहीं करते थे। वे अपने हाथ में छड़ी न तो रखते थे और न ही उस छड़ी का प्रयोग करते थे। न यानी ये जो गुरुजी हैं ये छड़ी के द्वारा विद्यार्थियों को मारते पीटते नहीं थे। हाथ से गर्दन पकड़कर पीठ पर घूंसा लगाते थे। पीठ पर एक जोर का बैठते ही लड़का हूक भरने लगता। लड़कों के मन में उनकी दहशत बैठी हुई थी। वे किसी भी प्रकार से छड़ी का उपयोग नहीं करते, उसके स्थान पर वे पीठ पर जोर का एक धक्का मारते, गर्दन से पकड़ते और पीठ पर घूंसा लगाते। इस प्रकार से बच्चों में उनकी दहशत बैठी हुई थी। दहशत से आशय है भय बैठा हुआ था। इसके कारण ऊधम करने वाले लड़कों को प्राय मौका नहीं मिलता था। ऊधम से आशय है शरारत करने वाले। जो विद्यालय में शरारत करने वाले बच्चे हैं, ऊधम मचाने वाले बच्चे हैं, उनको मौका नहीं मिलता था। जैसे ही गुरुजी गर्दन से पकड़कर पीठ पर एक घूंसा जमाते थे तो ऊधम करने वाले बच्चे अपने आप ही अनुशासन में हो जाया करते थे। पढ़ने वाले लड़कों को शाबाशी मिलने लगी और वे गुरुजी पढ़ने वाले बच्चों को शाबाशी दिया करते थे। इस प्रकार पढ़ने वाले लड़कों को शाबाशी मिलने लगी। मंत्री मास्टर गणित पढ़ाते थे। एक आध सवाल गलत हो जाता तो उसे वे अपने पास बुलाकर समझा देते। मंत्री मास्टर गणित पढ़ाते थे, हो सकता है एक आध सवाल गलत भी हो जाए, तो उस गलत हुए सवाल को ठीक करने के लिए मंत्री गुरुजी, मंत्री मास्टर उस बालक को अपने पास बुलाते और उसे बहुत ही प्यार से समझा देते। एक आध लड़के की कोई मूर्खता दिखाई दी तो वे उसे वहीं ठोक देते। इसलिए सभी का पसीना छूटने लगता। सभी लड़के घर से पढ़ाई करके आने लगे। इस प्रकार से सभी लड़के पढ़ाई करके आने लगे। वसंत पाटिल नाम का एक लड़का शरीर से दुबला पतला किंतु बड़ा होशियार था। एक लड़का जिसका नाम था वसंत पाटिल। यह शरीर से तो दुबला पतला था लेकिन पढ़ने में यह बच्चा होशियार था। उसके सवाल हमेशा सही निकलते थे। स्वभाव से शांत, हमेशा पढ़ने में लगा रहता। इस प्रकार से स्वभाव से शांत, हमेशा पढ़ने वाला, दुबले पतले शरीर वाला वसंत पाटिल नाम का एक लड़का भी पढ़ता था।
घर से पूरी तैयारी करके आता होगा, दूसरों के सवालों की जांच करता था। मास्टर ने उसे कक्षा मॉनिटर बना दिया था। हमेशा पहली बेंच पर बैठता, बिल्कुल मास्टर के पास। कक्षा में उसका सम्मान था। कक्षा में वसंत पाटिल का सम्मान था। इसलिए सम्मान था क्योंकि वह पढ़ने में होशियार था। वह हमेशा शांत रहता और सारा समय वह पढ़ने में ही लगाता। घर से भी वह पूरी तैयारी करके आता और दूसरों के सवालों की भी वह जांच करता। और इसी कारण से शिक्षक ने उसे यानी वसंत पाटिल को मॉनिटर बना दिया। वसंत पाटिल कक्षा का मॉनिटर बन गया। वह हमेशा पहली बेंच पर बैठता, बिल्कुल मास्टर के पास में। इसी कारण से कक्षा में उसका बहुत सम्मान भी था। मुझे यह लड़का मेरी अपेक्षा छोटा लगता था। मैं उससे पहले ही 5वीं में पहुंच गया था। गलती से पिछड़ गया हूं मैं, इसलिए मास्टर को कक्षा की मॉनिटरी मेरे हाथ में सौंपनी चाहिए। वसंत पाटिल के हाथ में कक्षा की मॉनिटरी आ गई थी, लेकिन लेखक का ऐसा मानना है कि वसंत पाटिल के बजाय लेखक के हाथ में कक्षा की मॉनिटरी आनी चाहिए। मुझे ऐसा लगने लगा। दूसरी ओर यह भी लगता था कि मुझे 2 महीने में 5वीं की पूरी तैयारी करके अच्छी तरह पास होना है। कक्षा में दंगा करना और पढ़ाई की उपेक्षा करना मेरे लिए मुनासिब नहीं। मुनासिब होना यानी उचित न होना, ठीक न होना। कक्षा में यदि मैं दंगा करूंगा यानी ठीक प्रकार से पढ़ाई नहीं करके लड़ाई झगड़ा करूंगा और यदि मैं पढ़ाई की उपेक्षा करूंगा तो यह कार्य मेरे लिए उचित नहीं है। हम तो इस कक्षा में ऊपरी हैं, यह नहीं भूलना चाहिए। इन सब बातों के कारण मेरा सारा ध्यान पढ़ाई की ओर ही रहा और वसंत पाटिल की तरह ही पढ़ाई का काम करने लगा। और इस प्रकार लेखक भी वसंत पाटिल की तरह ही पढ़ाई का काम करने लगा। वह भी पढ़ाई में पूरा मन लगाता और एकाग्रचित्त होकर वह पढ़ाई करने लगा। मैंने अपनी किताबों पर अखबारी कागज के कवर चढ़ा दिए, अपना बस्ता व्यवस्थित रखने लगा। प्रिय विद्यार्थियों, जिस प्रकार हम भी अपनी पुस्तकों को व्यवस्थित रखते हैं, अपने बस्ते को व्यवस्थित रखते हैं, इसी प्रकार लेखक आनंद यादव ने भी अपनी किताबों पर अखबारी कागज के कवर चढ़ा दिए, अपना बस्ता व्यवस्थित रखने लगा। व्यवस्थित से आशय है पूरी तरह से ठीक प्रकार से रखने लगा। हमेशा कुछ न कुछ पढ़ने बैठता था और वह पढ़ते ही रहता था। हमेशा कुछ न कुछ पढ़ता ही रहता था। उसने यदि कक्षा में कोई शाबाशी का काम किया तो मैं भी दूसरे दिन वैसा ही कुछ करने लगा। वसंत पाटिल यदि कोई काम ऐसा करता जिससे उसे किसी भी प्रकार की शाबाशी मिलती तो लेखक भी उसी प्रकार का कोई न कोई काम करने का प्रयास करता। मन की एकाग्रता के कारण गणित झटपट समझ में आने लगा और सवाल सही होने लगे। गणित विषय को यदि कोई भी विद्यार्थी एकाग्रता के साथ पढ़े तो गणित जैसा कठिन विषय भी बहुत ही सहज और आसान हो सकता है। लेखक आनंद यादव का कहना है कि मन की एकाग्रता के कारण गणित झटपट समझ में आने लगा और सवाल सही होने लगे। कभी कभी वसंत पाटिल के साथ साथ एक तरफ से वह तो दूसरी तरफ से मैं लड़कों के सवाल जांचने लगा। अब इस प्रकार से लेखक बहुत मन लगाकर पढ़ाई करने लगा। वसंत पाटिल की तरह ही वह भी अब कक्षा में लड़कों के सवाल जांचने लगा। कभी कभी वसंत पाटिल के साथ साथ एक तरफ से वह तो दूसरी तरफ से मैं लड़कों के सवाल जांचने लगा। इसके कारण मेरी और बसंत की दोस्ती जम गई। इस प्रकार से लेखक आनंद यादव और वसंत पाटिल दोनों के बीच में दोस्ती हो गई। एक दूसरे की सहायता से कक्षा में हम अनेक काम करने लगे। हमसे आशय है लेखक और वसंत पाटिल यानी दोनों ही मिलकर के एक दूसरे की सहायता से कक्षा में अनेक काम करने लगे। मास्टर मुझे आनंदा कहकर बुलाने लगे और मास्टर जी, गुरु जी इसे आनंदा कहकर बुलाने लगे। मुझे पहली बार किसी ने आनंदा कहकर पुकारा। आनंदा कहकर पहली बार किसी ने लेखक को पुकारा। कभी माँ कभी आनंदा कहती, परंतु बहुत कम। माँ कभी कभी आनंदा ऐसे कहती, लेकिन बहुत ही कम। इस प्रकार से वह
कहती। मास्टरों के इस अपनेपन के व्यवहार के कारण और बसंत की दोस्ती के कारण पाठशाला में मेरा विश्वास बढ़ने लगा, पाठशाला में लेखक का विश्वास बढ़ने लगा, क्योंकि वहां पर अब इसे मास्टरों का अपनेपन का व्यवहार प्राप्त हो रहा था, वहां पर अब इसे वसंत की दोस्ती प्राप्त हो रही थी। इस कारण से मास्टरों के अपनेपन के व्यवहार के कारण और बसंत की दोस्ती के कारण उसका पाठशाला में विश्वास बढ़ने लगा। नवा शोध लगे कर मास्टर मराठी पढ़ाने आते थे। पढ़ाते समय वे स्वयं रम जाते थे। एक शिक्षक जो मराठी पढ़ाने आते थे, वे पढ़ाते समय अपने पाठ में पूरी तरह से रम जाते थे। नवा शोध लगे कर मास्टर मराठी पढ़ाने आते थे। विशेषतः वे कविता बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ाते थे। वे जो मराठी शिक्षक थे, वे कविता बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ाते थे। सुरीला गला, छंद की बढ़िया चाल और उसके साथ ही रसिकता थी उनके पास। वे जो मराठी शिक्षक थे, उनका गला बहुत सुरीला था, छंद की बढ़िया चाल का वे प्रयोग करते थे और उसके साथ ही रसिकता भी उनमें देखी जाती है, उनमें सुनी जाती है, उनमें पाई जाती है। इस प्रकार से बहुत ही सुरीला गला, छंद की बढ़िया चाल और उसके साथ ही रसिकता का भाव भी उनके पास था। पुरानी नई मराठी कविताओं के साथ साथ उन्हें अनेक अंग्रेजी कविताएं कंठस्थ थी, यानी उन्होंने बहुत सारी कविताओं को कंठस्थ कर रखा था। मराठी की कविताएं, अंग्रेजी की कविताएं, बहुत सारी कविताओं को उन्होंने कंठस्थ कर रखा था। कंठस्थ करने से आशय है उन्हें जबानी याद होना। वो पूरी तरह से उनको बिना देखे ही सुना दिया करते थे। अनेक छंदों की लय, गति, ताल उन्हें अच्छी तरह से आती थी। कई प्रकार के छंदों को वे आरोह, अवरोह, गति, यति के साथ में बहुत ही अच्छी तरह से स्वस्वर वाचन किया करते थे। अनेक छंदों की लय, गति, ताल उन्हें अच्छी तरह से आते थे। पहले वे एकाध कविता गाकर सुनाते थे, फिर बैठे बैठे अभिनय के साथ कविता का भाव ग्रहण कराते। पहले वे कविता सुनाते और कविता सुनाने के बाद में वे उसके अनुसार ही अभिनय करते। अभिनय करते हुए वे कविता का भाव ग्रहण कराते। पहले वे एकाध कविता गाकर सुनाते, फिर बैठे बैठे उसके अनुसार अभिनय करते और इस प्रकार से जब वे पाठ में, कक्षा में अपना प्रस्तुतिकरण करते तो बच्चों को बहुत ही सहजता से अर्थ ग्रहण हो जाता। उसी भाव की किसी अन्य कवि की कविता भी सुनाकर दिखाते। बीच में कवि यशवंत, भाव, बोरकर, भारा, तांबे, गिरीश, केशव कुमार आदि के साथ अपनी मुलाकात के संस्मरण सुनाते। जो पुरानी यादें हैं वो सुनाते। अलग अलग कवियों के साथ में जब वे मिले, उनके साथ में हुए घटनाक्रम को वे सुनाते। वे स्वयं भी कविता करते थे। उनका गला बहुत सुरीला था, उन्हें छंदों की बहुत अच्छी पहचान थी, बहुत ही रसिक प्रेमी थे और वे इस प्रकार से स्वयं कविता भी करते थे। याद आ गई तो वे अपनी भी एकाध सुना देते। यह सब सुनते हुए, अनुभव करते हुए मुझे अपना भान ही नहीं रहता था। भान रहने से आशय है मुझे स्वयं की जानकारी ही नहीं रहती थी। मैं अपनी आंखों और कानों में प्राणों की सारी शक्ति लगाकर एकदम रोक कर मास्टर के हाव भाव, ध्वनि, गति, चाल और रस पीता रहता। मैं पूरी तरह से मंत्र मुग्ध होकर अध्यापक द्वारा गाई जा रही कविता में रम जाता। मैं अपनी आंखों और अपने कानों में प्राणों की सारी शक्ति लगाकर दम रोककर मास्टर के हाव भाव, ध्वनि, गति, चाल और रस इसका पान करता रहता। यानी पूरी तरह से मैं मंत्र मुग्ध होकर शिक्षक द्वारा गाई जा रही कविता का आनंद उठाता। सुबह शाम खेत पर पानी लगाते हुए या ढोर चराते हुए अकेले में खुले गले से वे सारी कविताएं मास्टर के ही हाव भाव, यति, गति और आरोह अवरोह के अनुसार ही गाता। और यह जैसा मास्टर जी गाया करते थे उसी प्रकार से कविताओं का गायन करने लगा। सुबह शाम जब ये खेत पर पानी लगाने जाता, उस समय पानी लगाते हुए या ढोर चराते हुए, ढोर से आशय है पशुओं को चराते हुए
अकेले में जब वह होता तो खुले गले में बहुत ऊंची आवाज में वह सारी कविताओं को मास्टर के ही हाव भाव में यति गति और आरोह अवरोह के अनुसार ही वह गाता। यति गति से आशय है कविता में गाते समय विराम का जो भाव लिया जाता है वह गति, यति, गति लय की चाल, यति और गति कविता में पढ़ते समय जो विराम लिया जाता है और लय की जो चाल होती है वो यति गति कहलाती है। और आरोह अवरोह के अनुसार ही गाता, सुरों का ऊपर उठाना और सुरों को नीचे उतारना, आरोह और अवरोह का भी पूरा ध्यान रखते हुए यह खुले गले से ऊंची आवाज में पेड़ों में अपने खेत में पानी देते हुए अपने ढोर चराते हुए यह कविताओं को गाता। उन कविताओं के अर्थों में खेलता हुआ मैं आगे पीछे आता जाता था। उन कविताओं के अर्थों से खेलता हुआ मैं आगे पीछे आता जाता था। मास्टर जिस प्रकार बैठे बैठे ही अभिनय करते थे मैं पानी लगाते लगाते वैसा अभिनय करता था। जिस प्रकार से शिक्षक कक्षा में अंगों का संचालन करते हुए चेहरे के हाव भाव का प्रदर्शन करते हुए अभिनय करते हुए कविता का अर्थ ग्रहण कराया करते थे, ठीक उसी प्रकार से लेखक आनंद यादव कहते हैं कि वह भी कविताओं के अर्थ से खेलता हुआ आगे पीछे आता जाता हुआ मास्टर जिस प्रकार से बैठे बैठे ही अभिनय करते थे वह भी खेतों में पानी लगाते लगाते वैसा ही अभिनय करता था। क्यारियां पानी से कब की भर गई है इसका भान भी नहीं रहता था, इसकी जानकारी भी उसे नहीं रहती थी कि क्यारियों में पानी पूरी तरह से भर चुका है। मास्टर की चाल पर दूसरी कविताएं भी पढ़ी जा सकती है, इसका पता भी मुझे उसी समय चला। जिस प्रकार से शिक्षक जो कविता गा रहे हैं ठीक उसी तर्ज पर उसी हाव भाव के साथ में दूसरे शब्दों का प्रयोग करते हुए कविता बनाई जा सकती है, कविता गाई जा सकती है, इस बात की जानकारी भी लेखक को उसी समय हुई। इन कविताओं के साथ खेलते हुए मुझे दो बड़ी शक्तियां प्राप्त हुई। पहले ढोर चराते हुए, पानी लगाते हुए, दूसरे काम करते हुए अकेलापन बहुत खटकता था। पहले जब लेखक आनंद यादव अपने खेत में पानी दिया करते थे, ढोर चराया करते थे, पानी लगाते थे, दूसरे काम करते थे, उस समय उनको अकेलापन बहुत अधिक खटकता था। किसी के साथ बोलते हुए, गपशप करते हुए, हंसी मजाक करते हुए काम करना अच्छा लगता था। हमेशा कोई न कोई साथ में होना चाहिए ऐसा लगता था। पहले तो ऐसा लगता था कि साथ में कोई न कोई हो जिसके साथ बातचीत करते रहें, गपशप करते रहें, तभी काम करने में मन लगेगा। लेकिन अब अकेलेपन से कोई ऊब नहीं होती। लेकिन जब से लेखक ने कविताओं को गाना शुरू किया है उसके पश्चात अब लेखक को अकेलेपन से कोई ऊब नहीं होती है। मैं अपने आप से ही खेलने लगा। अब तो लेखक, अब तो कवि अपने मन के भावों से ही खेलने लगा है। उल्टा अब तो ऐसे लगने लगा कि जितना अकेला रहूं उतना अच्छा। इस कारण कविता ऊंची आवाज में गाई जा सकेगी। पहले तो कवि को, लेखक को किसी भी व्यक्ति का साथ होना चाहिए, यह जरूरी होता था। लेकिन अब जब से यह कविताएं रचने लगा है, कविताएं गाने लगा है, तब से उसे अकेलेपन में भी आनंद का भाव महसूस होने लगा है। अब तो लेखक को ऐसे लगता है कि जितना अकेला रहूं उतना अच्छा। इस कारण के कविताओं को ऊंची आवाज में भी गाया जा सकेगा, किसी भी तरह का अभिनय किया जा सकेगा। कविताओं को ऊंची आवाज में गाना, लय, ताल, आरोह अवरोह का प्रयोग करते हुए गाना, कविताओं को गाते समय अभिनय करना, कविता गाते गाते थुई थुई करके नाचा जा सकता था। और कविताओं को गाते समय जो थुई थुई करने का भाव है, यानी हृदय के आनंद की पराकाष्ठा का भाव है, जब आनंद में भरकर हृदय पूरी तरह से सरोबार हो जाता है, तब आनंद में भरकर जो उच्चारण किया जाता है, थुई थुई करके नाचा जाता है, उस प्रकार से कविताएं गाते हुए लेखक उस आनंद को भी महसूस कर सकता था। मैं सचमुच ही नाचने लगता था। और इस प्रकार कविताएं गाते समय आनंद के भाव से भरकर लेखक पूरी तरह से आनंद रस में डूब जाता और वह नाचने लगता था। मैंने अनेक कविताओं को अपनी खुद की चाल में गाना शुरू किया। अनंत
काणेकर की कविता, जिसकी पहली पंक्ति इस प्रकार है। चांद रात पसरते पांढरी, गाया धरणी वरी। और इस प्रकार से मैं कविताएं गाने लगा। चांद रात पसरते पांढरी, गाया धरणी वरी को मैंने मास्टर की चाल से अलग अपनी चाल में बिठाकर गाई। इस कविता को जिस प्रकार से मास्टर जी गाया करते थे, उससे अलग तर्ज बना करके अलग चाल में उसने गाया। यह चाल एक सिनेमा के गाने के आधार पर थी। वह गाना केशव करणी जाति नामक छंद में था। उस कविता को मैं मास्टर की अपेक्षा ज्यादा अभिनय के साथ गाता था। इस कविता को मास्टर से भी अधिक अभिनय करते हुए लेखक आनंद यादव गाया करते थे। चेहरे पर कविता के भाव पैदा करने का प्रयत्न करता था और जिस समय यह कविता गाई जाती, अधिक से अधिक भाव, हाव, आरोह अवरोह का प्रयोग भी किया जाता। चेहरे पर कविता के भाव पैदा करने का प्रयत्न करता था। मास्टर को मेरा प्रयत्न इतना अच्छा लगा कि उन्होंने छठी 7वीं कक्षा के सभी लड़कों के सामने मुझे बुलाकर गवाया। छठी कक्षा में पढ़ने वाले, 7वीं कक्षा में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के सामने लेखक आनंद यादव को बुलाया, जो 5वीं कक्षा में ही पढ़ता है, लेकिन वह बहुत अच्छी कविताएं बनाता है, सुरीले गले के साथ गाता है, बहुत अच्छी चाल और तर्ज बिठाकर गाता है, लय, ताल, स्वर और आरोह अवरोह का पूरी तरह ध्यान रखता है। इस प्रकार गुरुजी ने उसे छठी और 7वीं कक्षा के सभी लड़कों के सामने बुलाकर गवाया। पाठशाला के एक समारोह में भी उसे गवाया। इसके कारण मुझे लगा कि मेरे कुछ नए पंख निकल आए हैं। पंख निकल आना यानी मुझ में अधिक इस क्षेत्र में इसलिए उत्साह भर गया है। पंख निकल आना यानी मुझ में और अधिक उम्मीद का भाव भर जाना, मुझे और अधिक लगन से कार्य करने के लिए प्रेरणा प्राप्त हुई और मैं अब लगातार नए भाव के साथ, नए उत्साह के साथ, नई उमंग के साथ कविताओं के साथ जुड़ने लगा। कविताओं की रचना करना, कविताओं को गाना, इस प्रकार से मेरे कुछ नए पंख निकल आए हैं। मास्टर स्वयं कविता करते थे। अनेक मराठी कवियों के काव्य संग्रह उनके घर में थे। वे उन कवियों के चरित्र और उनके संस्मरण बताया करते थे। इसके कारण ये कवि लोग मुझे आदमी ही लगने लगे थे। मैं भी अब इन कवियों को आदमी ही मानने लगा था। इससे पहले तो मैं यह मानता था कि ये कोई दिव्य और अलौकिक इस प्रकार के व्यक्ति होंगे जो कविताएं गाते हैं, कविताएं करते हैं। लेकिन जब से मास्टर जी ने इन लोगों के बारे में मुझे बताया, तब से मुझे इस सच्चाई का भी आभास हुआ कि ये लोग भी आदमी जैसे ही हैं और इस कारण ये कवि लोग भी मुझे आदमी जैसे ही लगने लगे। खुद शोध लगेकर मास्टर कवि थे, इसलिए यह विश्वास हुआ कि कवि भी अपने जैसा ही एक हार्ड मास का, क्रोध लोभ का मनुष्य ही होता है। कवि भी मनुष्य ही होता है। जिसे क्रोध भी आता है, वह लोभ भी करता है, वह हार्ड मास का बना हुआ ही है और इस प्रकार से वह भी एक सामान्य मनुष्य की तरह ही है। मुझे भी लगा कि मैं भी कविता कर सकता हूं और इस प्रकार लेखक को भी यह लगा कि जब उसके गुरुजी, उसके शिक्षक कविता कर सकते हैं, जो सीधे साधे उसी की तरह है, हार्ड मास के बने हुए हैं, उन्हें भी क्रोध इत्यादि आता है, वह भी एक मनुष्य ही है। इस प्रकार से लेखक को भी यह लगने लगा कि वह भी कविता कर सकता है। मास्टर के दरवाजे पर छाई हुई मालती की बेल पर मास्टर ने एक कविता लिखी थी। मास्टर जी ने अपने खुद के दरवाजे पर छाई हुई मालती की बेल पर एक कविता लिखी थी। वह कविता और वह लता मैंने दोनों ही देखी थी। इसके कारण मुझे लगता था कि अपने आसपास, अपने गांव में, अपने खेतों में कितने ही ऐसे दृश्य हैं जिन पर मैं कविता बना सकता हूं। और इस प्रकार से शिक्षक के घर पर, शिक्षक के द्वार पर उगी हुई मालती की बेल पर लिखी हुई कविता को देखकर, पढ़कर, सुनकर आनंद यादव बहुत अधिक प्रभावित होते हैं और इसके कारण उनको ऐसे लगता है कि उनके आसपास, उनके गांव में, उनके अपने खेतों में कितने ही ऐसे
ऐसे दृश्य हैं जिन पर कविताएं लिखी जा सकती है। यह सब कुछ अनजाने में ही होता रहता था। भैंस चराते चराते मैं फसलों पर, जंगली फूलों पर तुकबंदी करने लगा, उन्हें जोर से गुनगुनाता भी था और मास्टर को दिखाने भी लगा। इस प्रकार से यह कविता के लिए तुकबंदी करने लगा, उनको गुनगुनाने लगा और शिक्षक को दिखाने भी लगा। कविता लिखने के लिए खीसा में कागज और पेंसिल रखने लगा और कविताओं को लिखने के लिए वह अपने खीसा से आशय एक बड़ी सी जेब में वह कागज भी रखने लगा और पेंसिल भी रखने लगा। कभी वह न होते तो लकड़ी के छोटे टुकड़े से भैंस की पीठ पर रेखा खींचकर लिखता था या पत्थर की शिला पर कंकड़ से लिख लेता था। यदि उसके पास में कागज और पेंसिल उपलब्ध नहीं होते तो वह भैंस की पीठ पर भी लिख लेता था अथवा किसी पत्थर पर भी, पत्थर की शिला पर भी कंकड़ से लिख लेता था। जब कंठस्थ हो जाती तो पोंछ देता था। किसी रविवार के दिन एकाध कविता बन जाती तो सोमवार के दिन मास्टर को दिखाता और यदि वह कविता वह ठीक प्रकार से बना लेता, सारी तुकबंदियां ठीक प्रकार से बन जाती तो वह उस कविता को मास्टर जी को भी दिखाया करता था। बहुत बार तो सवेरा होने तक का धीरज छूट जाता और मैं रात को ही मास्टर के घर जाकर कविता दिखाता। वे उसे देखते और शाबाशी देते। मास्टर भी इसके द्वारा रची हुई कविता को देखते और इसे शाबाशी देते और फिर कभी कभी तो कविता के शास्त्र पर एक पूरी महफिल हो जाती और उसके पश्चात तो कविताएं रचने का, कविताएं गाने का, कविताएं सुनाने का एक सिलसिला ही चल पड़ा। फिर तो कभी कभी कविता के शास्त्र पर एक पूरी महफिल हो जाती, बहुत सारी कविताओं का वहां गायन हो जाता। बोलते बोलते मास्टर बताते कवि की भाषा कैसी होनी चाहिए, संस्कृत भाषा का उपयोग कविता के लिए किस तरह होता है, छंद की जाति कैसे पहचाने, उसका लय क्रम कैसे देखें, यानी छंद किस प्रकार का हो इसको कैसे पहचाने। छंद से आशय है हिंदी साहित्य के अनुसार निश्चित चरण, लय, गति, वर्ण, मात्रा, यति तक गण से नियोजित पद्य रचना को छंद कहते हैं। और इस प्रकार इस छंद को कैसे पहचाने, ये किस जाति का है, उसका लय क्रम क्या है और इसके लिए कविता के लिए कवि की भाषा कैसी होनी चाहिए, संस्कृत की भाषा का उपयोग कविता के लिए किस प्रकार का होना चाहिए, कविता में अलंकारों का प्रयोग किस प्रकार से हो। अलंकार से आशय है ऐसे शब्द जिनके द्वारा हम काव्य में शोभा उत्पन्न करते हैं, काव्य का सौंदर्य बढ़ जाता है अलंकारों का प्रयोग करने से। तो अलंकारों में सूक्ष्म बातें कैसी होती है, अलंकारों का भी एक शास्त्र होता है। कवि को शुद्ध लेखन करना क्यों जरूरी होता है, कवि क्यों शुद्ध लेखन करे, यानी शुद्ध लेखन कवि जब करेगा उसकी देखा देखी या उसका अनुसरण करते हुए ही अन्य लोग भी शुद्ध लेखन करेंगे। जब कवि ही शुद्ध लेखन नहीं करेगा तो अन्य लोग भी शुद्ध लेखन नहीं कर पाएंगे। इसलिए कवि अवश्य ही शुद्ध लेखन कार्य करता हुआ कविताओं की रचना करता है। शुद्ध लेखन के नियम क्या है आदि अनेक विषयों पर वे सहज बातें बताते रहते। मुझे उनके प्रति अपनापा अनुभव होता। कवि आनंद यादव कहते हैं कि उन्हें अपने शिक्षक के प्रति अपनापा यानी अपनेपन का भाव अनुभव होता। वे मुझे पुस्तक देते, अलग अलग प्रकार के कविता संग्रह देते। लेखक आनंद यादव कहते हैं कि उनके शिक्षक उन्हें अनेक प्रकार की पुस्तकें देते, अनेक कविताएं उनको देते और उन पुस्तकों को, उन कविताओं को पढ़कर लेखक को बहुत आनंद आता। उन्होंने कई नई तरह की कविताएं सुनाई तो लगा मैं इस ढर्रे पर कविता बनाऊं। फिर तो सारे दिन उस दिशा में मेरी कोशिश चलती और जिस प्रकार का मार्गदर्शन शिक्षक द्वारा इनको मिलता, यह उस मार्गदर्शन के अनुसार उस प्रकार की कविताएं रचने में पूरा दिन भर लगा दिया करते थे। मैं इस ढर्रे पर, जिस ढर्रे पर नई कविताएं इनको सुनाई गई, उस ढर्रे पर कविताएं बनाऊं। फिर तो सारे दिन उस दिशा में मेरी कोशिश चलती। इन बातों से मैं सोंध लगे कर मास्टर के बहुत नजदीक पहुंच गया और जाने अनजाने मेरी मराठी भाषा सुधरने लगी। उसे लिखते समय मैं बहुत सचेत रहने लगा और कोई भी शिक्षक जब अपने विद्यार्थियों के साथ में आत्मीयता के भाव
के साथ शिक्षण का कार्य करते हैं तो विद्यार्थी भी ऐसे शिक्षक को पूरी तरह से अपनेपन के भाव से ही देखते हैं। जैसे सोंद लेकर मास्टर के यह बहुत नजदीक पहुंच गया और जाने अनजाने उनकी मराठी भाषा भी सुधरने लगी। उसे लिखते समय अब लेखक बहुत सचेत रहने लगा, अलंकार, छंद, लय आदि को सूक्ष्मता से देखने लगा। अब तो जब भी कविताओं की रचना होती तो लेखक अलंकारों को बहुत सूक्ष्मता से देखता, उसका छंद ठीक प्रकार से बना है या नहीं इस बात को भी जांचता, उसकी लय आदि को भी बहुत ही बारीकी से अब वह देखने लगा। शब्दों का नशा चढ़ने लगा, शब्दों का नशा चढ़ने लगा। शब्दों के नशे के द्वारा यानी लेखक यहाँ यह कहना चाहता है कि शब्दों के माध्यम से कविताओं की रचना करते हुए उसे जो भाव और सौंदर्य का अनुभव हुआ वह एक नशे के रूप में ही उसे प्रतीत होता था। शब्दों का नशा चढ़ने लगा और ऐसा लगने लगा कि मन में कोई मधुर बाजा बजता रहता है, कोई मधुर बाजा मन में सदैव बजता रहता है। हृदय के भाव जब उमड़ते घुमड़ते हैं और उनका अभिव्यक्तिकरण जब कवि के द्वारा होता है तो उसे ऐसे लगता है मानो उसके मन में कोई मधुर बाजा बज रहा हो। शब्दों का नशा चढ़ता है, मधुर बाजा बजता है, हृदयगत भावों का अभिव्यक्तिकरण होता है। और इस प्रकार से कवि लेखक आनंद यादव कहते हैं कि शब्दों का नशा जब चढ़ता है और मन में कोई मधुर बाजा बजता है तो यह भाव बहुत अधिक आनंदित करता है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने अध्याय 2 में वर्णित साहित्यकार आनंद यादव द्वारा रचित उपन्यास जूझ का आगामी एवं अंतिम अंश पढ़ लिया है। इससे संबंधित अभ्यास प्रश्नों का वीडियो लेकर शीघ्र ही हम आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक बहुत बहुत नमस्कार।